मॉर्निंग बच्चों, आज हम अपने कक्षा 10वीं के अलजेब्रा में पढ़ेंगे प्रकृति प्रसंग की अंतिम 4 सवालें 11, 12, 13 और 14 सवाल। बच्चों, प्रकृति में जितनी भी सवालें दी गई हैं वो सब सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब हायर ऑर्डर थिंकिंग के सवाल हैं। प्रत्येक सवाल 10 से लेकर के जितनी भी सवाल है सब 5-5 अंकों के लिए पूछी जाने वाली है। इन सभी सवालों को आप ध्यान से समझिए और ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में अच्छे ढंग से एक बार लिख लीजिए और प्रैक्टिस करने के लिए होमवर्क की कॉपी में इन सवालों को जरूर 2-2 बार हल करिए, जिससे आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो चलिए हल करते हैं अपनी 11वीं सवाल। हमें इस 11वीं सवाल के अंतर्गत अंकगणितीय श्रृंखला के पद A, B और C के रूप में दिए गए हैं तथा हमें ये सिद्ध करना है इन सभी पदों का योगफल A धन C B धन C ऋण 2A बटे 2B ऋण A होगा। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। यहाँ पर कोई अंक न दे करके बल्कि चरों का उपयोग प्रथम पद, द्वितीय पद तथा तृतीय पद के रूप में किया गया। तो चलिए देखते हैं 11वीं सवाल। इसके ऊपर स्टार बना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है परीक्षा के हिसाब से। किसी अंकगणितीय श्रृंखला का पहला पद A, दूसरा पद B तथा अंतिम पद C हो तो सिद्ध करो कि इस श्रृंखला के सभी पदों का योगफल A धन C B धन C ऋण 2A बटे 2B ऋण A होगा। अब इसको हल करने के लिए बच्चों यहाँ पर सबसे पहले पहला पद अर्थात क्या होता है, T1 होता है। T1 को हम क्या लेंगे, A लेंगे। T2 दूसरा पद क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। तीसरा पद T3 क्या है, C दिया गया। और इन सभी तीनों पदों के योगफल को हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर पहला पद T1 बराबर A, दूसरा पद T2 बराबर B प्रश्नानुसार। अब इसका समान अंतर क्या होगा, समान अंतर हम मान लेते हैं D के समान अंतर D है। D कैसे ज्ञात करते हैं, दूसरे पद से पहले पद को घटा देते हैं अर्थात T2 माइनस T1। T2 माइनस T1 अर्थात क्या हो जाएगा, T2 का मान कितना दिया गया है B, ऋण करेंगे T1 का मान कितना है A, तो D हमारे लिए क्या हो जाएगा, कोष्टक में B ऋण A कोष्टक बंद। ये क्या हो गया हमारे D का मान, ये हमारा D का मान क्या हो जाएगा, B ऋण A। माना इस अंकगणितीय श्रृंखला में n पद है, अंतिम पद C दिया गया है, इसीलिए Tn बराबर क्या होगा, C होगा। यहाँ पर C को हमने अंतिम पद मान लिया, C क्या है हमारा अंतिम पद है, C दिया गया है, तो Tn बराबर क्या हो गया, C हो गया। इस अंकगणितीय श्रृंखला में हमने कितने पद ले लिए, माना n पद है। उपरोक्त सभी मान सूत्र में रखने पर इतने जितने मान हमने माने हैं कि T1 बराबर है, T2 बराबर B और D का मान हमने ज्ञात किया है B ऋण A, और Tn ज्ञात किया है हमने Tn बराबर C। इन सभी मानों को हम अपने Tn के सूत्र में रखेंगे। Tn बराबर A प्लस n माइनस 1D। Tn का मान हम कितना लेंगे, C लेंगे। A अपनी जगह पर प्लस n माइनस 1, D का मान क्या होगा, B ऋण A। अब ये जो A दिया गया इसको हम बराबर के इस तरफ पक्षांतर करके ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, C ऋण A बराबर n माइनस 1 एक कोष्टक में, B ऋण A दूसरे कोष्टक में। अब यहाँ पर n माइनस 1 B ऋण A का क्या है, ये दोनों का गुणा है आपस में, n माइनस 1 B ऋण A का गुणांक है। जब इसको हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, B ऋण A भाग के रूप में हो जाएगा और n माइनस 1 अपनी जगह पर ही रह जाएगा। तो C ऋण A बटे B ऋण A बराबर n माइनस 1 हो गया। अब n बराबर इस n को n ऋण 1 में ऋण 1 को क्या करेंगे, बराबर के इस तरह पक्षांतर कर लेंगे तो एक हो जाएगा धन 1, n अकेला बच जाएगा। n बराबर C ऋण A बटे B ऋण A धन 1 बटे 1। हम क्या किए, हमने 1 है इसके नीचे हद में 1 ले लिया क्योंकि एक हद में 1 का कोई भी मान नहीं होता। अब B ऋण A और 1 इसका ऐसे लेकर के हम क्या निकालेंगे, लसावी हमने निकाल लिया। लसावी कितना आया, B ऋण 1। अब B ऋण C ऋण 1 बटे B ऋण A धन 1 बटे 1 में हम किससे भाग देंगे, B ऋण A से हमें क्या होगा, इसके लसावी से भाग देना होगा। तो B ऋण A से जब B ऋण A में भाग जाएगा तो कितनी बार जाएगा, एक बार। ये दोनों आपस में कट जाएंगे, 1 का गुणा C ऋण A में होकर क्या हो जाएगा, C ऋण A धन 1 में B ऋण A से भाग देंगे तो एक B ऋण A बार जाएगा। B ऋण A का गुणा 1 में होगा तो क्या हो जाएगा, B ऋण A। n बराबर C धन B ऋण A मिलके कितना हो जाएगा, ऋण 2A। यहाँ पे क्या बचेगा, B ऋण A। इस श्रृंखला के n पद का मान कितना हो गया, B धन C ऋण 2A बटे B ऋण A। अब यहाँ से चलता है, ये तो हमने n पद का मान ज्ञात करा। अब n पदों के योगफल का ज्ञात करने के लिए हमें Sn के सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि तो कुल योगफल ज्ञात करना है कि n पदों में कितने, इनका योगफल कितना होगा। इसके लिए Sn के सूत्र द्वारा हम क्या करेंगे, n पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। Sn बराबर n/2। कल हमने जो सवाल हल की थी उसमें मैंने बताया था
कि अगर हमें प्रथम पद तथा अंतिम पद दिया गया हो तो हम एस एन के छोटे सूत्र अर्थात n/2 T1 + Tn के सूत्र का उपयोग करते हैं। यहाँ पर T1 क्या है, हमारा a है, और Tn क्या दिया गया, हमें c दिया गया, मतलब दोनों पद हमें ज्ञात है, पहला पद भी ज्ञात है और अंतिम पद भी ज्ञात है, इसीलिए हम Sn बराबर n/2 कोष्टक में T1 था Tn के सूत्र का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर Sn बराबर n/2, n का मान हमने कितना निकाला, b-c-2a बटे b-a, तो n की जगह पर हम क्या लिखेंगे, b-c-2a बटे b-a, फिर इसके पूरे बटे 2, क्योंकि ये पूरा n का ही मान इतना है, b-c-2a बटे b-a, और ये जो बटे 2 है इसके पूरे के नीचे क्या आ जाएगा, बटे 2, T1 + Tn, T1 कितना है a, Tn कितना है c, ये दूसरे कोष्टक में होगा a-c, Sn बराबर कोष्टक में b-c-2a बटे, ये b-a बटे 2 था, तो गुणे के भाग जब गुणे के रूप में परिवर्तित होता है तो ये क्या हो जाएगा, गुणे 1/2, अर्थात 2 का गुणा किस में होगा, b-a में होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2b-a, और ऊपर अंश में क्या लिखेंगे, Sn बराबर b-c-2a कोष्टक बंद a-c बटे 2b-a, ये जो 2 यहाँ पे भाग के रूप में था, जब इसका गुणे के रूप में रूपांतरण होकर क्या हो जाएगा, 1/2, अर्थात 2 का गुणा b-a में हमने किया। Sn बराबर क्या हो गया, a-c एक कोष्टक में b-c-2a बटे 2b-a, अर्थात ये n पदों का योगफल जब हम निकालेंगे तो Sn इतना हमें प्राप्त होगा। बच्चों, हमारी 12वीं सवाल में किसी अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम p पदों का योगफल उसके प्रथम q पदों के योगफल के बराबर है, तो सिद्ध करो कि p धन q का योगफल बराबर कितना होगा, 0 होगा, जबकि p इज नॉट इक्वल टू q, p का मान q के बराबर नहीं है। तो चलिए देखते हैं अपनी 12वीं सवाल। इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, माना अंकगणितीय श्रृंखला का प्रथम पद a ले लेंगे तथा समान अंतर क्या है, d होगा। अब हमें प्रथम पद क्या दिया गया, p, तो दूसरा प्रथम पद क्या दिया गया, q, इन दोनों का योगफल क्या है, बराबर है, तो हमें SP तथा SQ प्रश्न में दिया गया है। योगफल है बेटा, इसलिए हमने S का उपयोग किया, SN की जगह पे SP तथा SN की जगह पे SQ हमें प्रश्न में दिया गया। SN के सूत्र अनुसार SN बराबर n/2 2a प्लस कोष्टक में n-1 कोष्टक बन d में n बराबर p तथा n बराबर q लेने पर, बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर मैंने Tn, Tp तथा Tq क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें एक विशेषता p पद और q पद नहीं दिया गया। अगर हमें प्रथम p पद तथा प्रथम q पद दिया गया होता, उस समय हम यहाँ पर Tp तथा Tq कर लेते थे और Tn के सूत्र का उपयोग करते थे, लेकिन हमारे प्रश्न में क्या दिया गया, प्रथम p पदों का योगफल, जहाँ पर योगफल आ गया अर्थात Sn हो गया, कुल हो गया, और यहाँ पर प्रथम q पदों का योगफल, इसीलिए हमने क्या लिया, SP तथा SQ हमें किसमें दिया गया, प्रश्न में दिया गया। कौन से सूत्र का उपयोग करेंगे, हम Sn के सूत्र का उपयोग करेंगे, और जहाँ पर n होगा वहाँ पर p लेंगे एक बार, जहाँ पर n होगा वहाँ पर q रखेंगे। इसीलिए SP बराबर p/2 कोष्टक में 2a धन छोटे कोष्टक में p-a कोष्टक बन d और बड़ा कोष्टक बराबर q/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस q-1 कोष्टक बन d बड़ा कोष्टक। SP बराबर, अब आप देख रहे हो यहाँ पर 2 गुणे p/2 दिया, क्योंकि यहाँ पर p/2 हर में यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इस 2 को हटाने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों में हमने क्या किया, 2 से गुणा कर दिया, इसीलिए SP बराबर 2 गुणे p/2 कोष्टक में 2a धन p-a कोष्टक बन d बड़ा कोष्टक बराबर 2 गुणे q/2 कोष्टक में 2a धन छोटे कोष्टक में q-a कोष्टक बन d, समीकरण के दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर ये 2 से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, बराबर p कोष्टक में 2a धन छोटे कोष्टक में p-a कोष्टक बन d बराबर ये 2 से कट गया, q छोटे बड़े कोष्टक में 2a धन q-1 छोटा कोष्टक बन d बराबर 0। अब p 2a, p का गुणा किस में होगा, 2a में होगा, तो p 2a धन p का गुणा p-a और d में होगा, तो p कोष्टक में p-a कोष्टक बन d बराबर q का गुणा 2a में होगा, q कोष्टक में 2a धन q का गुणा q-1 में होगा, q छोटे कोष्टक में q-a कोष्टक बन d बराबर 0। अब हम देखेंगे p 2a ये बराबर
Q2A यहाँ पे दिया है, तो इस Q2A को और P2A के पास लाने के लिए हम क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। तो धन Q2A क्या हो जाएगा, ऋण में परिवर्तित हो जाएगा। P2A ऋण Q2A धन, ये P का ऐसे ही रखेंगे हम, P कोष्टक में P ऋण A कोष्टक बन D ऋण। अब इसको भी हमने क्या किया, बराबर के इस तरफ इसको पक्षांतर करेंगे। तो धन Q कोष्टक में Q ऋण 1 कोष्टक बन D, पक्षांतर होकर क्या होगा, ऋण Q कोष्टक में Q ऋण 1 D बराबर 0। अर्थात हमने पहले P से प्रथम कोष्टक के सभी पदों में गुणा किया, Q से दूसरे कोष्टक के सभी पदों में गुणा किया और Q के पदों को बराबर के इस तरफ पक्षांतर ले लेंगे। तो Q के सभी पद जो धनात्मक है वो यहाँ पर आने पे क्या हो जाएंगे, ऋणात्मक हो गए। अब P2A ऋण Q2A, P में भी 2A दिखाई दे रहा है, Q में भी 2A, 2A को हमने कॉमन निकाला। कोष्टक में क्या लिखा, P ऋण Q, यहाँ पे कोष्टक बंद धन, यहाँ पे P कोष्टक में P ऋण 1 कोष्टक बंद ऋण Q ऋण 1 कोष्टक बंद, यहाँ पे कॉमन D और यहाँ पे D दोनों जगह था, इसलिए D को कॉमन निकाल के बड़े कोष्टक के बाहर लिख दिया, कोष्टक बंद करके D बराबर 0। फिर से देखिए, P कोष्टक में 2A ऋण Q कोष्टक में 2A धन P ऋण 1 D ऋण Q ऋण 1 D। समान पद क्या क्या मिल रहे हैं हमें, यहाँ पे 2A समान मिल रहा है और यहाँ पे D समान मिल रहा है, इसीलिए हम 2A को कोष्टक के बाहर लिखेंगे। कोष्टक में क्या लिखेंगे, P ऋण Q कोष्टक बंद धन, इसमें हमने क्या लिखा, D को हमको बाहर करना है कोष्टक के बाहर। तो पहले बड़ा कोष्टक लगा करके उसके अंदर P छोटे कोष्टक में P ऋण 1, फिर ऋण Q छोटे कोष्टक में Q ऋण 1 छोटा कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक D बराबर 0। अब 2A P ऋण Q एक जगह लिखा धन, P में P का गुणा होकर क्या होगा, P का वर्ग, P का गुणा ऋण 1 में होकर ऋण P, ऋण Q का गुणा Q में होकर ऋण Q का वर्ग, ऋण Q का गुणा 1 में होकर ऋण ऋण मिलकर के क्या होगा, धन Q कोष्टक बन D बराबर 0। 2A P ऋण Q इसी तरह से धन P का वर्ग ऋण Q का वर्ग, इसको एक साथ किया, P का वर्ग ऋण Q का वर्ग, क्या बचा हमारे पास, ऋण P धन Q कोष्टक बन D कॉमन बराबर 0। 2A P ऋण Q एक कोष्टक में धन P का वर्ग ऋण Q का वर्ग, A का वर्ग ऋण B के वर्ग का विस्तारित रूप में सूत्र अपनाएंगे। क्या होता है, A ऋण B A धन B, तो यहाँ पर A की जगह क्या दिया गया, P दिया गया है, B की जगह पे क्या दिया गया, Q दिया गया, तो ये भी ऐसे होगा, P ऋण Q P धन Q। देखिए हमने दो कोष्टक में P का वर्ग ऋण Q के वर्ग का विस्तारित रूप लिखा, एक में लिखा P ऋण Q कोष्टक बंद, दूसरे में लिखा P धन Q कोष्टक बंद ऋण P ऋण Q। अब आप सोचोगे यहाँ पे धन लगा है, यहाँ पे मैंने ऋण Q लिखा क्योंकि ऋण और ऋण का गुणा होकर आपस में क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे धन लिख देते तो धन और ऋण का गुणा होकर ऋण होता, हमारी सवाल गलत हो जाती। इसीलिए जब यहाँ पे ऋण है तो मैंने कोष्टक के अंदर P धन Q की जगह क्या लिख दिया, P ऋण Q, कि ऋण का गुणा P में होकर क्या होगा, ऋण P, ऋण का गुणा होकर क्या हो जाएगा, धन Q। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब कॉमन चीज़ों को हम दोनों में पदों में से कॉमन चीज़ कौन सी उसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पर भी 2A P ऋण Q दिया गया, P ऋण Q यहाँ पर है, बड़े कोष्टक में P ऋण Q यहाँ पर है, P ऋण Q यहाँ पर, अर्थात P ऋण Q P ऋण Q हमने कॉमन निकाल लिया। क्या बचा, अब हमारे पास 2A बड़े कोष्टक में 2A धन P धन Q, यहाँ पे क्या हुआ, P धन Q, यहाँ पे एक P ऋण Q बचेगा, इसकी जगह हम 1 लिखेंगे क्योंकि जब P ऋण Q का गुणा 1 में होगा तो वही वापस से हो जाएगा P ऋण Q। D कॉमन है, कोष्टक बन D बराबर 0। प्रश्न में हमें क्या दिया गया है, P का मान Q के बराबर नहीं है, इसीलिए प्रश्नानुसार P इज़ नॉट इक्वल टू Q, इसीलिए P ऋण Q भी किसके बराबर नहीं होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। P का मान Q के बराबर नहीं होगा, इसीलिए P ऋण Q का मान भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो हमें समीकरण 1 क्या प्राप्त हो गया, 2A धन P धन Q ऋण 1 कोष्टक बन D बराबर 0। ये क्या हो गया, हमें समीकरण नंबर 1। अर्थात जहाँ पर 2A धन P धन Q ऋण 1 कोष्टक बन D होगा उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 0 रख सकते हैं। अब हमें क्या पूछा गया, प्रथम दो पदों का योगफल मतलब P धन Q SP धन SQ, SP धन SQ बराबर क्या हो जाएगा, P धन Q बटे 2, क्योंकि हमारा सूत्र है n/2, ये क्या है, n है, n की जगह पर यहाँ पर SP धन Q का उपयोग किया गया। जैसे हम सूत्र में क्या लिखते हैं, SN बराबर n/2 2A प्लस n-1 कोष्टक बन D बराबर 0। ध्यान से देखना, आप यहाँ कंफ्यूज मत होना कि मैंने क्या लिखा है, SN है, n की जगह पे मैंने क्या लिखा है, P धन Q बराबर n/2। n मतलब क्या है, हमें क्या पूछा गया, प्रथम दो पद है जो है P धन Q, ये कहाँ पर है,
प्रश्न में ही हमें दे दिया गया है कि n की जगह पे किसका उपयोग करना है, p धन q का। तो यहाँ पर n/2 की जगह पे मैंने क्या लिखा, p धन q। हाँ, कोष्टक में 2a धन n-1, n क्या है, p धन q, तो n की जगह पे p धन q ऋण 1 कोष्टक 1d बराबर 0 सूत्र अनुसार। अब हम क्या करेंगे, हमने पहले समीकरण में ले लिया है कि 2a धन p धन q ऋण 1 कोष्टक 1d का मान कितना है, 0 है। तो इस पूरे की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। अर्थात ये क्या हो गया, p धन q बटे 2 गुणे इसका मान पूरा कितना हो गया, 0। कहाँ से, समीकरण 2a धन कोष्टक में p धन q ऋण 1 कोष्टक 1 बराबर 0 रखने पर कैसे मालूम पड़ा, समीकरण 1 से। जब p धन q बटे 2 का गुणा 0 में होगा तो पूरा संपूर्ण उत्तर क्या हो जाएगा, 0। इससे सिद्ध होता है कि s p धन q बराबर 0, अर्थात उत्तर लिखते समय पहले पद p तथा q का योगफल 0 होगा। बच्चों, ये सवाल में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, सवाल बहुत आसान सी है। सिर्फ Sn की जगह पे Sn के सूत्र का हमने उपयोग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे प्रथम पद p का योगफल तथा द्वितीय पद q का योगफल हमें सिद्ध करना है कि p धन q का योगफल क्या है, 0 होगा। ये हमें सिद्ध करना है। अगर योगफल नहीं पूछा गया होता तो हम Tn के सूत्र का उपयोग करते थे, लेकिन यहाँ पर योगफल दे दिया गया है, इसीलिए हमें कौन से सूत्र का उपयोग करना होगा, Sn के सूत्र का उपयोग करना होगा। और n की जगह पर हमें क्या लिखना है, p धन q। ये सवाल आसान सी है, देखो स्पष्ट करके आपको बता दिया। इसीलिए इसको अगर कोई भी डाउट होगा फिर भी हल करने के बाद तो आप मुझसे पूछ सकते हो।